नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रामदेव अग्रवाल जी, जो मार्केट के एक वेटरन है और एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा बनाया है। उनके द्वारा दिए गए इंडियन आईटी स्टॉक के बारे में, आउटलुक के बारे में हम लोग जानेंगे और हम लोग लास्ट में 2 स्टॉक्स भी देखेंगे और चार्ट पे चलकर भी देखेंगे कि कैसे हम लोग को एंट्री मिल सकता है। रामदेव अग्रवाल जी के अनुसार इंडियन आईटी स्टॉक को बाई करने का बेस्ट समय तब होगा दोस्तों, जब ग्लोबल इन्वेस्टर लूज कर जाएंगे अपना फेथ को। मतलब वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी आईटी स्टॉक से वो सेल करेंगे, तब हम लोग डीआईआईस और रिटेलर्स इसमें बाइंग करेंगे इंडियन आईटी स्टॉक्स में। ये रामदेव अग्रवाल जी का मानना है। उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि आप आईटी स्टॉक पे इतने ज़्यादा बुलिश क्यों हैं, ऑप्टिमिस्टिक क्यों हैं और क्यों मानते हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल सकता है, तो इसका उन्होंने ये जवाब दिया है कि दे आर इन ए स्वीट स्पॉट बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू गो डिजिटल। मतलब सभी का अभी पुरजोर कोशिश है, सभी इंडस्ट्रीज़ का, कि वो डिजिटल जाएं। और जो 2 स्टॉक उन्होंने अभी रिकमेंड किया है दोस्तों, वो है टीसीएस और इन्फोसिस। और इसके बारे में उन्होंने इसलिए बताया है क्योंकि इसका जो टीसीएस और इन्फोसिस बहुत ही जाइंट मेगा कंपनीज है और इसके जो सर्विसिंग क्लाइंट्स हैं उसका स्पेक्ट्रम बहुत है, अक्रॉस इंडस्ट्रीज हैं। इसी कारण से हम लोग मान सकते हैं कि ये अल्टीमेट बेनिफिशियरी होगा डिजिटाइजेशन वेव का। और उन्होंने रीसेंट मार्केट करेक्शन, जिसमें आईटी कंपनीज भी शामिल हैं, उसको बारे में उन्होंने ये बताया है कि मार्केट अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है कि आईटी कंपनीज कितना लॉन्जिटिविटी रखती है अपने बिजनेसेस में। इनका जो मेन फार्मूला होता है बाइंग करने का किसी भी स्टॉक का, वो होता है बेस्ड ऑन QGLP। ये हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। QGLP होता है दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, L फॉर लॉन्जिटिविटी होना चाहिए और P प्राइस, हम लोग को वैल्यूएबल प्राइस पर मिलना चाहिए स्टॉक। अगर अच्छा स्टॉक है तो हम लोग कुछ पैसा और भी दे करके, प्राइस टू अर्निंग अगर हाई है, उसमें ग्रोथ अच्छा है, तो हम लोग बाई करेंगे। ये होता है QGLP फार्मूला एज गिवन बाय रामदेव अग्रवाल जी। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी तो बड़े कंपनी जैसे नेटफ्लिक्स को सर्विसेज देता है इंडियन आईटी कंपनीज, इंक्लूडिंग टीसीएस और इन्फोसिस। और भी अगर मान लीजिए नेटफ्लिक्स के अलावा भी कोई कंपनी इमर्ज करता है वर्ल्ड लेवल पे, तो उनको भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और सबसे मेजर बात जो उन्होंने ध्यान रखने के लिए बोला है आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले, कि यहाँ पे आपको प्राइस टू अर्निंग थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, जैसे 30 to 35 टाइम्स आपको मिल रहा है। तो बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट वरीड हैं कि बहुत सारा स्टॉक का पी, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड का ही देखिएगा आप लोग, तो 100 के पी पे वर्क कर रहा है। लेकिन उन्होंने ये बात बताया कि लॉन्जिविटी पार्ट को बहुत सारे एनालिस्ट मिस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को ध्यान में रखते हुए, लॉन्जिविटी और ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए हम लोग को इन्वेस्टमेंट समय समय पे करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया दोस्तों कि टीसीएस फर्स्ट कंपनी होगा इंडिया में जो कि ईयरली 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगा आने वाले 3 to 4 ईयर्स में। तो आप लोग किनके पास टीसीएस है, आप लोग कमेंट में बताइए, कितना क्वांटिटी है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ द मनी टीसीएस अर्न करेगा वो डिविडेंड के थ्रू आपको मिलेगा। और उन्होंने ये भी बताया दोस्तों कि मोर्टेलिटी रेट जो कंपनीज का होता है, जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, उनमें बहुत सारे कंपनीज ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन डिजिटल कंपनी में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा क्योंकि इनका वर्क इन प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा होता है, डेब्ट फ्री जनरली कंपनीज होता है, तो लॉन्जिविटी इसमें आना स्वाभाविक है। इसलिए इन्वेस्टर को थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोला गया है। और बेस्ट टाइम बताया है उन्होंने कब बाई हम लोग को करना है, जब ग्लोबल इन्वेस्टर को लगे कि अब हम लोग को निकलना है, यहाँ स्टॉक बेचेंगे। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं FIIs बहुत ही ज़्यादा मैसिव सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन हम अपने चैनल पे भी अपडेट कर रहे हैं कि DIIs और रिटेलर्स बाइंग कर रहे हैं, तो हम लोग को बाइंग ही करना चाहिए, ऐसा बड़े बड़े इंडियन एक्सपर्ट का ही मानना है। तो हम लोग उन्हीं को बात को फॉलो करेंगे। और एक एग्जाम्पल देके उन्होंने समझाया है कि कैसे अमेजन लिस्ट होता है $15 पे और उसका प्राइस जाता है दोस्तों $100 तक, और फिर इसका स्टॉक फिर क्रैश हो जाता है, $5 का फिर हो जाता है। तो लेकिन टफ पार्ट कब आता है, जब $5 पे स्टॉक आ जाता है। एक बार $15 पे लिस्ट हुआ, 100 पे आ गया, फिर नीचे आके और भी लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चला गया। तो
तो बहुत सारे इन्वेस्टर का फेथ वैसे लॉस हो जाता है और बहुत सारे इन्वेस्टर निकल जाते हैं। अभी रिसेंट फिनोमेना भी हम लोग को देखने को मिल रहा होगा, बहुत सारे रिटेलर्स पैनिक कर रहे हैं, पेशेंस लूज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को तभी फायदा मिलेगा दोस्तों लॉन्ग टर्म में, जब हम लोग स्टॉक में बने रहेंगे। इसी कारण से अमेज़ॉन के बहुत सारे इन्वेस्टर निकल गए, स्टॉक क्रैश किया तो वो अपने पेशेंस को लूज़ किए। लेकिन जेफ बेजोस जो कंपनी के मालिक हैं, उनका ज़्यादा स्टेक अमेज़न में अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि वही फाउंडर थे और चेयरमैन भी थे। इस कारण सबसे ज़्यादा स्टेक उन्हीं का रहा। इसलिए उन्होंने 4 इंडियन आईटी कंपनीज के बारे में बताया है, जो कि हमारे टॉप बिग 4 से अलग हैं, जो कि अब ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, बड़े लीग में शामिल होंगे। तो मिड कैप से अब लार्ज कैप बन सकते हैं। वो 4 स्टॉक का तो उन्होंने नाम नहीं बताया है, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा 4 आईटी स्टॉक लगता है जो कि टॉप आईटी स्टॉक से अलग हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग 3 इंडिकेटर्स लगाते हैं। पहला है 20 का मूविंग एवरेज, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा है 200 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट लाइन या पिवट पॉइंट भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो सपोर्ट देता है पिवट लाइन। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे। इतना हम लोग मेथड इसलिए सीखते हैं दोस्तों कि हम लोग रिटर्न को इन्हांस कर सके। और ये तो आपको सभी कोई बता देगा, ये स्टॉक ले लीजिए, वो स्टॉक ले लीजिए, लेकिन आपको परफेक्ट एंट्री कोई नहीं बताएगा, और कभी भी कोई नहीं बताएगा कि कैसे हम लोग को प्रॉफिट बुक करना है, कैसे एवरेजिंग करना है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम अपने चैनल पे बताते हैं। तो हम लोग जो थंब रूल सीखते हैं दोस्तों कि कब हम लोग को बाई करना चाहिए, तो बेस्ट सिचुएशन होता है जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, और उससे भी अच्छा सिचुएशन होता है जब प्राइस वेल बिलो 200 डेज के मूविंग एवरेज से चले। जैसे पिछले साल कोविड के समय में चल रहा था, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के वेल बिलो चल रहा था। वैसे सिचुएशन में अगर कोई बाई करते तो बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते थे। लेकिन आप लोग करीब में भी बाई कीजिएगा तो अच्छा एंट्री मिलेगा। लेकिन जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए और डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तो वैसे सिचुएशन में FII DII सेल करते हैं, जैसे हम लोग अभी देखे थे। तो FII DII यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, इस कारण से प्राइस नीचे आता है। और एक और बात दोस्तों कि कभी भी हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ बाई करते हैं हम लोग, कुछ यहाँ बाई करते हैं, कुछ यहाँ करते हैं, जितना प्राइस नीचे आते जाएगा उतना आप लोग बाई करते हैं। ऐसे बहुत ही रॉन्ग मेथड है। हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर खरीदारी पहले नहीं करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग खरीदारी भी कर लेते हैं, कुछ बाइंग भी कर लेते हैं, तो लगातार हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करते हैं। पहले कुछ यहाँ बाई करेंगे, अगर गलती कर ही चुके हैं यहाँ तो ऐसे हम बाई करने का रिकमेंडेशन करते ही नहीं है। अगर बाई भी कर लिए हैं तो फिर हम लोग 200 डेज के पास ही एवरेजिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल एबव हम लोग बाइंग नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल TCS में देख रहे हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से करीब में आता है, और यहाँ पे हम लोग देखे थे डब्लू पैटर्न जैसा दिख रहा था हम लोग को। तो यहाँ पे हम बाइंग का अपने चैनल पे रिकमेंडेशन भी किए थे। तो जो अगर एवरेजिंग किए होंगे यहाँ पे, तो अब नहीं खरीदना है उनको, कुछ समय के लिए वेट करना है, क्योंकि इस पिवट पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर इस पिवट पे हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है और मार्केट का कंडीशन थोड़ा सुधरता है, तो TCS ऊपर की तरफ हम लोग को ब्रेकआउट अच्छा शो कर सकता है, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, और अपने टॉप से बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को TCS फॉल दिखा चुका है। इसी कारण से हम लोग यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन भी दिए थे। तो हम लोग को अभी फिलहाल ज़्यादा खरीदारी नहीं करना है, जो पहले यहाँ पे बाई कर चुके होंगे। और अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो इस पिवट का ब्रेकआउट को वेट करें। अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक कर देता है तो इस कैंडल में आप लोग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, तो दोनों साइड का ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो TCS में थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 1-2 दिन का थोड़ा सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा प्राइस, तो हम लोग बाई करेंगे। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर गया, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग को करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन हम लोग वेट नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो स्टॉक कम्प्लीटली फॉल कर जाए, ऐसा नहीं होता है। और हो भी सकता है, नहीं भी होता है।
हम लोग डेली चार्ट पे एंट्री खोजेंगे दोस्तों, लेकिन वीकली चार्ट पे हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट मिलते हुए भी वीकली चार्ट पे कंफर्मेशन दे रहा है कि टीसीएस में यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ से ऊपर जाने का मोमेंटम दिखा सकता है अगर मार्केट कंडीशन सही रहा तो। लेकिन हम लोग डेली चार्ट पे एसआईपी करते रहेंगे, हम लोग वेट नहीं करेंगे। तो टीसीएस में अगर किन्हीं को बाई करना है तो एक बड़ा सा अगर ग्रीन कैंडल बनता है 3-4% का और इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो आप लोग बाई कर सकते हैं। और अगला स्टॉक की बात करें दोस्तों तो वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में भी हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था, तो थोड़ा बहुत करेक्शन इन्फोसिस में हुआ, उतना डीप करेक्शन हम लोग को देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसमें बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन हम लोग को देखने को मिला है। तो दो सिचुएशन होता है, चाहे तो अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो बहुत ही ज़्यादा डीप करेक्शन होता है, नहीं तो बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। तो इन्फोसिस में हम लोग देख रहे हैं बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है एक अप मूव के बाद। तो अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से उतना तो नज़दीक नहीं आया है, लेकिन थोड़ा बहुत करीब आ चुका है और एक अच्छा सा ट्रायंगुलर पैटर्न भी देखने को मिला है और अगला दिन इसमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। मार्केट गिर रहा था लेकिन करीब 2% ये अप था। तो इन्फोसिस अभी बहुत ही बुलिश है, तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी हम लोग अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर अच्छा सा 2-3% का कैंडल अगला दिन भी देखने को मिलता है तो कुछ क्वांटिटी आप लोग इन्फी में भी बाई करके चल सकते हैं। तो अभी हम लोग हैवी क्वांटिटी में किसी भी स्टॉक में बाई करने का रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है, लेकिन जिसमें मौका मिलेगा जिस स्टॉक में, वहाँ हम लोग बाइंग करने से डरेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग को इन्फोसिस बहुत ही ज़्यादा बुलिश लग रहा है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं 20 का लाइन परफेक्टली इंक्लाइंड है, करीब 30 डिग्री का एंगल बना करके ऊपर जा रहा है। तो हम लोग बताए थे 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री का एंगल अगर 20 का मूविंग एवरेज बनाएगा तो बहुत ही बुलिश रेंज माना जाता है। तो इसीलिए हम लोग को इन्फोसिस में बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रहा है। यही अगर 20 का लाइन 60-70 डिग्री का एंगल बना के चलता तो ट्रेंड इतना बड़ा नहीं रहता, तुरंत फॉल कर जाता। इसलिए हम लोग इसका भी ख्याल रखेंगे। अगर 20 का लाइन बहुत ही अच्छा से इंक्लाइंड है 30 से 45 डिग्री तक, तो हम लोग को अच्छा अपमूव ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों इस पिवट लाइन पे हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट पे। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलता है और इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ देता है तो अच्छा खासा हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है इन्फोसिस में। और अगला पिवट रेंज आपको 2524 का प्राइस आपको दिखा सकता है नियर टर्म में। तो इन्फोसिस आप लोग बाई करके चले, डरने वाली कोई बात नहीं है। फंसिएगा भी तो क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक में फंसने से भी कोई टेंशन नहीं होता है। तो इन्फोसिस आप लोग बाई करके चल सकते हैं और टीसीएस में भी कुछ एंट्री बना सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।